हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक तो सारे ही महत्वपूर्ण है और जहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो के अंदर जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लर्निंग यानी कि अधिगम का। अधिगम क्या होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, किस प्रकार से अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपके अधिगम यानी कि लर्निंग से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपके लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में, एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं लर्निंग के बारे में। सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं लर्निंग के बारे में, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई लर्निंग के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपके एग्जाम तक यही इसी प्रकार आपकी क्लास चलेगी। सीडीपी का आई थिंक हमने लगभग सभी टॉपिक कर लिए, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देख लो कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए। तो आज आपका लर्निंग का टॉपिक चल रहा है और काफी आपके सीडीपी के टॉपिक हो गए, मिक्स क्लास भी इसकी हो गई है। बाकी कोशिश ये रहेगी अब सीडीपी के अलावा जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है, जैसा आपका ईवीएस, उसके अलावा मैथमेटिक्स, उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उसके अलावा सोशल साइंस को कवर करेंगे जितना भी हो पाए, क्योंकि सोशल साइंस यार आपका पूरा कवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इनके ऊपर फिर ज्यादा करेंगे, क्योंकि सीडीपी आपका बहुत हद तक मैंने कवर करा दिया है, मिक्स क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी और उसके साथ में जो मैं आपके लिए टॉपिक करा रहा हूं उसके माध्यम से भी। उसके बाद इन सब्जेक्ट के ऊपर फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, क्योंकि इनकी क्लासे अभी आपकी कम हुई है, सीडीपी की ज्यादा हुई है। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में अगर आपको एक साथ चाहिए विद कंटेंट के साथ एनसीईआरटी और नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप लोग कोर्स ले सकते हो सचिन एकेडमी ऑफिशियल के ऊपर, जहां पर ये सभी चीज आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं भैया। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। शुरुआत से शुरू करेंगे, लर्निंग क्या होती है, उसके बाद लर्निंग के इंपोर्टेंट फैक्ट कौन से होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, लर्निंग किस प्रकार की क्लासरूम में होनी चाहिए, एक टीचर को किस प्रकार की अप्रोच यूज करनी चाहिए, वो सभी बातें आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके लर्निंग के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लर्निंग से जुड़ा हुआ, कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, वो आपको बताना है। तो चलिए, तो पहले तो यही जान लेते हैं कि भाई आपका बेसिकली अधिगम क्या होता है, यानी कि लर्निंग क्या होता है। चलो भाई, पहले जान लो अधिगम यानी कि जो आपका लर्निंग होता है वो बेसिकली क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं अधिगम की बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करूं लर्निंग की बात करूं, तो अभी जो आप लोग कर रहे हो, तो अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, अभी आप लोग कर रहे हो लर्निंग कर रहे हो, यानी कि अधिगम अभी आप लोग यहां पर कर रहे हो। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। तो अधिगम बेसिकली क्या होता है, अनुभव के कारण। अगर मैं सीधी सी इसकी एक डेफिनेशन दूं, तो सीधी सी डेफिनेशन आप लोग ये लिखिए जो आपके एनसीईआरटी ने भी दी हुई है, कि अनुभव के कारण यानी कि एक्सपीरियंस के कारण, अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। ठीक है, किसमें, बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। ठीक है, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, मैं कहूं व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है, स्थायी लिखिए आप लोग, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका लर्निंग कहा जाता है, उसी को आपका अधिगम कहा जाता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, सीडीपी सीख रहे हो, और सीडीपी सीखते सीखते धीरे धीरे करते करते आप लोगों को क्या आता चला जाएगा, आप लोग अनुभवी होते चले जाओगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। इस एक्सपीरियंस जब आपको मिलता जाएगा तो उसके कारण क्या आएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। ठीक है, कि भाई सीडीपी क्या होती है, किस तरीके से बच्चों को आपको पढ़ाना है, किस प्रकार की अप्रोच आपको यूज करनी है, इनके बारे में धीरे धीरे करके आप लोग यहां पर सीखते चले जाओगे। उसकी वजह से आप लोगों के व्यवहार में क्या आ जाएगा, एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। हाँ यार, ये बच्चे होते हैं और बच्चों को हमको इस प्रकार से चीजें पढ़ानी होती है। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या होती है, यही लर्निंग होती है जो आप लोग अभी कर रहे हो सामने मोबाइल फोन में या लैपटॉप वगैरह में, जो भी आपके पास तरीका हो उसके माध्यम से अभी आप लोग यहां पर कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को आपको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लर्निंग कहा जाता है। अगर मैं बात करूं लर्निंग की, तो लर्निंग की अगर मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं, ठीक है, लर्निंग स्पेलिंग गलत हो गई, अगर मैं बात करूं आपके लर्निंग की बात करूं, तो लर्निंग की अगर मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है,
तो लर्निंग की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो देखिए, लर्निंग जो आपका एक प्रोसेस होता है, आपका मेंटली प्रोसेस होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अभी आप लोग कैसे कर रहे हो, दिमाग का यूज कर रहे हो ना, बिना दिमाग का यूज करे आप लोग या क्या लर्निंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस होती है, लर्निंग आपका मेंटल प्रोसेस होती है। कैसा प्रोसेस होती है, बताओ भाई, मेंटल हो जल्दी, कैसा प्रोसेस होती है, मेंटल प्रोसेस होती है, यानी एक दिमागी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप लोग लर्निंग करते हो। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरा लर्निंग क्या होती है, लर्निंग होती है सार्वभौमिक होती है, यानी कि यूनिवर्सल होती है। कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है, यानी कि यूनिवर्सल होती है। कोई व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति कहीं पर भी लर्निंग कर सकता है। कोई यूपी में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई साउथ के किसी स्टेट में बैठा है, ठीक है, कोई बेड पर बैठकर लर्निंग कर रहा है, कोई टेबल पर बैठकर लर्निंग कर रहा है, कोई किसी तरीके से खाते हुए लर्निंग कर रहा है। तो हर प्रकार से कोई किसी भी सिचुएशन में लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा आप किस प्रकार से लर्निंग कर रहे हो। इसलिए लर्निंग कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है, हर कोई कहीं पर भी लर्निंग किसी भी प्रकार से कर सकता है। ये बात समझ गए। उसके अलावा जो लर्निंग होती है, लर्निंग होती है व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल होते हैं, जो कि आप लोग कैसे कर रहे हो, अभी आप लोग खुद पढ़ रहे हो ना, या पूरी फैमिली को साथ में लेकर बैठ रहे हो, तो लर्निंग आप लोग इंडिविजुअल तौर पर करो। उसके अलावा लर्निंग एक सोशल प्रोसेस भी होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण आपकी कैसी होती है, लर्निंग आपकी कैसी होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, सोशल प्रोसेस होती है, जो समाज के द्वारा होती है। अभी आप लोगों को कौन सिखा रहा है, अभी आप लोगों को आपके सचिन सर सिखा रहे हैं, तो सचिन सर किसका हिस्सा है, आपके समाज का हिस्सा है। तो आप लोग किससे सीख रहे हो, समाज से इंटरेक्ट करके सीख रहे हो। ठीक है, तो लर्निंग जो होती है एक समाज का हिस्सा होती है। कह सकते हो कि लर्निंग पर आपके जो एनवायरमेंट होता है, यानी जो पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के जो कारक होते हैं, पर्यावरण के जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन तो यही आ गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि जो लर्निंग की जो स्पीड होती है, लर्निंग की स्पीड को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो लर्निंग की अगर स्पीड को बढ़ावा देना है तो इन फैक्टर के ऊपर बढ़ावा दे दीजिए। आप लोग किन फैक्टर के ऊपर बढ़ावा दे दीजिए, व्यक्तिगत, सामाजिक, और उसके अलावा जो ये सामाजिक के अंदर ही आपके पर्यावरण, ये सारे फैक्टर आ जाएंगे, इनके ऊपर ध्यान दे दीजिए। इससे क्या हो जाएगी, लर्निंग की जो आपकी स्पीड होगी ना, लर्निंग की आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, लर्निंग की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए यहां पर। तो ये आपके लर्निंग के बारे में जो आपके कुछ पॉइंट थे वो मैंने यहां पर शेयर करे आपके लर्निंग के बारे में। ठीक, तो आई होप आप लोग जानेंगे कि लर्निंग के बारे में मेन मूलभूत बातें जो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ में शेयर करी है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और जो आपके सामने मैं बताता हूं। अच्छा, एक चीज और है, अच्छा मुझे बताओ, लर्निंग इजी होती है या कॉम्प्लेक्स होती है, यानी आसान होती है, मुश्किल होती है। देखिए, जो लर्निंग की अगर मैं बात करूं, यानी अधिगम की अगर मैं बात करूं, तो अधिगम जो होता है ना वो जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। अभी जो आप लोग लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो यहां पर, तो आसानी से सीख रहे हो, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं ना, या बस वीडियो देख रहे हो और बस सर जी आगे सारा दिमाग के अंदर घुस गया, बन गई बात, या किताब मार्केट से अंदर लेकर आए और यूं दिमाग के आगे से निकाली और यूं फेंक दी, अगली किताब लेकर आओ, ऐसा थोड़ी होता है ना। सीखना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आसान होती है लर्निंग या जटिल होती है, जटिल होती है ना, वरना तो ऐसे तो सारे सीख जाएंगे, हर कोई किसी भी चीज को आसानी से सीख जाएगा। गाड़ी एक बार सामने आ गई, गाड़ी चलाने सीखने की बात आएगी, बैठे और चलानी सीख गए, ऐसे तो कोई भी किसी भी चीज को सीख जाएगा। तो इसलिए लर्निंग जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, ना कि आसान होती है। तो कुछ पॉइंट थे लर्निंग से जुड़े हुए, अधिगम से जुड़े हुए, जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करे। अभी कुछ और पॉइंट आएंगे, एक एक करके आपके पॉइंट आएंगे जो आपके क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आएंगे, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ था, अब क्वेश्चन के ऊपर हम नजर डालते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लर्निंग यानी कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलो, कथन कौन सा सही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। जी नहीं, परीक्षाएं नहीं। ठीक है, यहां पर कुछ जो सीखना होता है ना, ठीक है, जो आदमी जब कुछ सीखता है तो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए सीखता है, सिर्फ परीक्षाओं में सीखने के लिए नहीं करता कि बस हमारा एग्जाम पास हो जाए और हमारी बात बन जाए। जी नहीं, ज्ञान में वृद्धि के लिए सीखता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अधिगम में एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जी नहीं, अधिगम एक जो होती है ना,
एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, यानी कि आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अब आप लोग सीख रहे हो तो यहां पर निष्क्रिय होकर सीख रहे हो, सक्रिय होकर सीख रहे हो? सक्रिय होकर सीख रहे हो ना, ध्यान लगाकर बिल्कुल, या बस नीचे कमेंट बॉक्स में लगे हुए हो और आपस में एक दूसरे से बातचीत करो, ऐसा तो नहीं सीख पाओगे। या आराम से बेड पर पड़े हुए और बस आगे वीडियो बाद में देख लेंगे, चलो भाई ऐसे सीख लेंगे, ऐसे नहीं ना। तो जो आपका अधिगम होता है वो आपका एक सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल गलत। इसमें अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर्स होते हैं, आप लोग होते हैं, उनके एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है। किसकी? उसमें उनके एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर एक्टिव तरीके से एंगेज करोगे तभी आप लोग यहां पर चीजें सीख पाओगे, ठीक। यहां पर समझ गए? तो ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां सक्रिय होना चाहिए था और आप लोगों का एक्टिव एंगेजमेंट यहां पर होना जरूरी था, ठीक। भावों का यानी जो इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं उनका अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। ये भी आगे क्वेश्चन आएंगे। जो इमोशंस होते हैं वो लर्निंग को प्रभावित करने वाले बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। मान लो आपके घर वालों ने दो आपके कान पर लगाया हुआ है, चल 8 बज गए, अपने सचिन सर की क्लास लेना शुरू कर, और आपका मुंह लटका हुआ है, आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप के इमोशन कैसा है? आप लोग दुखी हो, तो यहां पर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, जबरदस्ती पढ़ोगे। आ गया 8 बजे रोज रोज क्लास देने, दो घर वालों ने से और लगवा दिए, तो आप यहां पर सीख नहीं पाओगे, अधिगम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो इमोशंस होते हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसने लिखा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। प्रभाव पड़ता है। दो घर वालों के थप्पड़ लगे, आप लोग मुंह लटकाए हुए जबरदस्ती पढ़ने बैठ जाओगे, सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अपनी मर्जी से सीखोगे जब बैठोगे। तो ऑप्शन कौन सा बचा? फोर्थ ऑप्शन बचा कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, जो मैंने आपको बताई, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अधिगम करता यानी जो लर्नर्स होते हैं उनकी सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, उनके एक्टिव एंगेजमेंट की यहां पर जरूरत होती है। आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। देखो ये होता है किसी क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को निचोड़ दिया, इसको चीर फाड़ कर दी पूरे के पूरे, इसके चारों ऑप्शन हो गए, आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी ऐसे सोल्व हो जाएगी। अगर आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर कर दिया, ऐसे बात नहीं बनने वाली। पूरे को चीर फाड़ कर दिया करो क्वेश्चन की, आपकी इसी प्रकार से पेडागोजी हो, चाहे किसी भी प्रकार की नॉलेज हो, वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। हाँ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं और कौन सा कथन सत्य है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, यानी यहां पर अगर कोई आप स्किल सीख रहे हो और यहां पर जो लर्निंग है वो दोनों इक्वल है। अगर यहां पर मान लीजिए आप कौशल सीख रहे हो, कोई स्किल को सीख रहे हो, मान लीजिए यहां पर आप लोग कोई पोएम सीख रहे हो, या मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख रहे हो, XYZ कोई भी स्किल सीख रहे हो, ठीक है। तो कोई भी स्किल सीख रहे हो तो बेसिकली वो भी तो लर्निंग के अंदर आपकी आएगी, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, बिल्कुल सही बात है, फैसिलिटेट करती है सामाजिक क्रियाएं। जैसे कि मैं आपको क्या दे रहा हूं? सुविधाएं दे रहा हूं कि पढ़ लो भाई, सामने आपके क्वेश्चन है या आपके एग्जाम में पूछे गए लर्निंग से संबंधित आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? सुविधाएं दे रहा हूं। तो इससे क्या बढ़ रही है? आपकी लर्निंग बढ़ रही है, फैसिलिटेट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है आपकी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, जी नहीं, सक्रिय होती है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, गलत। पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है जो लर्निंग होती है, क्योंकि लर्निंग के अंदर क्या होता है? आदमी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जो जहां पर वो प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके फिर नई नॉलेज से उसको कनेक्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं आपको लर्निंग जो आप चैप्टर करा रहे हो, आप लोगों ने इससे पहले कभी ना पढ़ा हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना इससे पहले, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज पर निर्भर कनेक्ट करती है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? ठीक है, क्या नहीं माना जाता? नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन आपका नेगेटिव है, ध्यान से सुनना नेगेटिव क्वेश्चन को। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ये बात तो मैंने आपके लिए कही हुई है कि सीखना क्या होती है, अनुभव के अकॉर्डिंग क्या होती है। ये आज फिर आ गया क्या? आज कितने रुपए दिए इसने? 200? आज 2200 दिए क्या इसने? अच्छा, इससे बोले अपनी प्रॉपर्टी नाम करवा दे हमारे। रोज रोज 1000 2000 दे के काम नहीं चलेगा।
ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, रोज पैसे देता है भाई पता नहीं अपने चैनल के लिए। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। जो बात मैंने आपको बताई कि अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, लर्निंग होती है, आपका अधिगम होता है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन जो आपका सीखना है, व्यवहार का अध्ययन करना सीखना है, ये आपका नहीं होगा, इसके अंदर बेसिकली ए नेगेटिव है। अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। अनलर्निंग, देखो अनलर्निंग क्या होता है, अनलर्निंग बेसिकली क्या होता है इसके बारे में नजर डालिए। देखिए अनलर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब कोई गलत सीख लेता है और गलत सीखे हुए को सही तरीके से सीखना, ठीक है, गलत सीखे हुए को सही तरीके से सीखना, सही तरीके से सीखना, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, अनलर्निंग होता है। अब देखिए मान लीजिए आप कोई भी चीज सीख रहे हो, चाहे कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, जब वो कोई भी XYZ चीज सीखता है, मान लीजिए पढ़ाई के बारे में सीखता है, गाड़ी चलाना सीखता है, XYZ कुछ भी चीज सीखता है, तो कुछ ना कुछ वो गलत तरीके से सीख लेता है, क्योंकि लर्निंग के दौरान गलत चीज जरूर सीखता है आदमी। जब उसको पता चलता है यार ये तो गलत तरीके से मैंने सीख ली, इसका दूसरा तरीका ये है, जो राइट तरीका है सीखने का वो ये तरीका है, ठीक है, तो जब उसको पता लग जाता है ये वाला तरीका सही तरीका, तो फिर उसमें वो सुधार करके सही तरीका सीख लेता है। तो बेसिकली यही होती है आपकी अनलर्निंग होती है। तो इसका लर्निंग का ही तो पार्ट हुआ ना, तो जो आपका अनलर्निंग है ये भी तो आपका सीखने का ही एक हिस्सा हुआ ना, क्योंकि सीखने के दौरान आदमी गलतियां भी करता है, वो क्वेश्चन भी आपका आने वाला है कि सीखने के दौरान आदमी गलतियां भी करता है और अनलर्निंग भी करता है, मतलब गलतियां जो करता है फिर मतलब जो गलत सीखता है फिर उसमें वो क्या काम करता है, सही सुधार करके सही भी सीखता है, ठीक है। तो लर्निंग का ही एक आपका पार्ट भी होता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता भी करती है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था ना, तो नेगेटिव तो यही था भाई आपका, बाकी पॉजिटिव है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक। ठीक है भाई, मैथ क्लास कीजिए सर। हाँ भाई मैथ करूंगा, मैंने बताया ना धीरे धीरे करके आपकी मैथ की भी आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा का क्षेत्र है। यहां पर पूछा है लर्निंग के डोमेन की बात पूछी हुई है। कौन सी बात पूछी हुई है, लर्निंग के यहां पर आपके डोमेन की बात पूछी हुई है। देखिए यहां पर बेसिकली बात हो रही है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपके, यहां पर बात हो रही है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, यहां पर बात देखने को मिल रही है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात देखने को मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं इनके लर्निंग के डोमेन की बात करूं, तो बेसिकली इन्होंने 3 लर्निंग के डोमेन बताए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 लर्निंग के डोमेन बताए थे, तो लर्निंग के इन्होंने जो 3 डोमेन बताए थे उनके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। एक बताया था इन्होंने कोग्निटिव डोमेन, एक बताया था इन्होंने आपका कोग्निटिव डोमेन, एक बताया था इन्होंने आपका अफेक्टिव डोमेन, एक बताया था इन्होंने आपका अफेक्टिव डोमेन, और एक बताया था इन्होंने आपका साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। एक बताया था इन्होंने आपका साइकोमोटर डोमेन, जो इन्होंने सीखने का आपके 3 डोमेन बताए थे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एनईपी 2020 है, जो आपकी एनईपी 2020 है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने नए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। एनईपी 2020 के अंदर जब मैंने आपको बताया था जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, प्रगति कार्ड या रिपोर्ट कार्ड जिसको कह लीजिए आप लोग, जो बच्चों को मिलेगा उसमें बच्चे के इन तीनों डोमेन को शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसमें बच्चे के इन तीनों डोमेन को शामिल किया जाएगा, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को, तीनों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो अपना दिमाग का यूज करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके अपनी नॉलेज को ग्रहण करता है, तो आपके कोग्निटिव डोमेन का वो यूज करता है। उसके अलावा जब बच्चा स्कूल में जाता है अपनी चीजें पढ़ता है तो साथ के साथ उसके इमोशंस भी जुड़े रहते हैं, उसके भाव भी जुड़े रहते हैं, यानी अपने अफेक्टिव डोमेन का भी यूज करता है। जैसा आप लोगों के यहाँ पर इमोशन जुड़े हुए कि भाई हमको अपना एग्जाम पास करना है, ताकि एग्जाम पास करके हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सेटल कर सके, अपने आगे की जिंदगी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सके। उसके अलावा साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या होता है, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपने दिमाग का यूज करके अपनी नॉलेज को ग्रहण करता है, अपने इफेक्टिव डोमेन के अंदर इमोशंस का यूज करके अपने उसको जो उसकी पढ़ाई रहती है उससे इंगेज करता है, लगाव जोड़ता है पढ़ाई से, ठीक है। उसके अलावा साइकोमोटर डोमेन में वो कुछ शारीरिक क्रियाएं करके कुछ और एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, किसी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, किसी को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, योगा वगैरह की एक्टिविटीज, ये सभी आपके को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आपके हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप तीनों डोमेन को ऐड करिए, जो आपके 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल आपका ये प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को दिया जाएगा। तो यहां पर सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछ रहा है कि कौन सा आपका लर्निंग का डोमेन है। तो जो बच्चा सीखता है ना, तो बच्चा सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का यूज करके नहीं सीखता, तीनों डोमेन का यूज करके सीखता है।
तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं कौन कौन से डोमेन दिए हुए हैं। प्रोफेशनल डोमेन, जी नहीं। एक्सपीरियंशियल, देखिए एनईपी 2020 ने एक बात ये भी कही हुई है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से भी सिखाया जाए। किसके माध्यम से? एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा। जहां पर जो बच्चा होगा वो किसके माध्यम से सीखेगा? बच्चा सीखेगा इसमें खुद करके सीखेगा, यानी कि बच्चा सीखेगा इसमें लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा। किसके माध्यम से? बच्चा इसमें सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। जब बच्चा खुद करके सीखता है, तो बच्चा जब खुद करके सीखेगा तो वो आपका किस में आ जाएगी? एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आ जाएगी, यानी अपने अनुभवों के द्वारा बच्चा यहां पर सीखेगा और उसको बढ़ावा देने की काफी बात आपके की जा रही है, ठीक है। बट ये आपका डोमेन के अंदर नहीं आएगा, अफेक्टिव डोमेन आ जाएगा। कौन सा? अफेक्टिव डोमेन आपका आ जाएगा। तो अफेक्टिव डोमेन आपका आ जाएगा, आंसर नंबर 3 यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, ये आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आपका लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा आ गया। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाँ सर प्लीज सीटेट होने का आशीर्वाद दे दीजिए। अरे यार सीटेट की टेंशन मत लो 1% भी, ठीक है। सीटेट को मत लो टेंशन, ठीक। अगर आपको मतलब और बिल्कुल ही बेफिक्र रहना है और अच्छे नंबर पास लाने, तो आप कंटेंट में से पढ़ते रहो जो आपको कंटेंट दे रखा है, ठीक है। ठीक, हाँ पापा की सेहनी, ठीक। कैसे कैसे नाम रखते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखिए बात आ रही है यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले आपके एलिमेंट यहां पर पूछ लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर बात यहां पर आ रही है अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक कारक तो आपका है, शुरुआत में मैंने बता दिया, इमोशन। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने का मन नहीं है और आपके घर वालों ने 2 मार दिए किसी के कान के ऊपर, चल चुपचाप पढ़, तेरे सर के 8 बजे क्लास आ गई, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं मन लगेगा। 2 गाली मुझे भी दोगे, ये फालतू में लगवा दिए मेरे अंदर, आया चल के 8 बजे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इमोशन सही नहीं है तो लर्निंग को प्रभावित करेगा। लेकिन आपको 3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। उन 3 फैक्टर के सब फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं जो आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक है, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं मेन फैक्टरों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाए, तो पहला जो आपका मेन फैक्टर होता है वो होता है आपका स्टूडेंट। दूसरा मेन फैक्टर की बात करें तो वो होता है आपका टीचर। तीसरा मेन फैक्टर जो होता है वो होता है आपका एनवायरमेंट, यानी कि आपका पर्यावरण। ये 3 मेन फैक्टर होते हैं जो आपके लर्निंग को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। 2 मिनट एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगाना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा फालतू इसके ऊपर लगाना, ठीक है। 1 सेकंड को आग के अंदर कुछ चला गया शायद, ठीक। देखिए अभी अधिगम को प्रभावित कैसे करते हैं कारक, उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं बच्चे की। अब बच्चा किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करेगा? जैसे मान लो आप बच्चे हो, आप भी तो बच्चे हो। अगर किसी बच्चे का फिजिकली और मेंटली वो फिट नहीं है तो वो अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो चीज अच्छी तरीके से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा वो अच्छी तरीके से। मेंटली रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए आप लोग कोई परेशान हो किसी बात को लेकर, टेंशन में चल रहे हो, यार घर वाले बहुत परेशानी में है, टॉर्चर दे रहे हैं, ठीक है, कि तेरी नौकरी नहीं लगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, या किसी और ने टॉर्चर कर रखा है, जल्दी से नौकरी लगा ले वरना कोई दूसरा नौकरी वाला मुझको लेकर चला जाएगा। इस तरीके का आप लोगों को टॉर्चर दे रखा है, मेंटली रूप से परेशान हो, तो क्या आप लर्निंग सही प्रकार से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे लर्निंग। तो आपकी लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक बनना है ना, नहीं बनना? बिल्कुल बनना है। तो फिजिकली और मेंटली रूप से अगर कोई परेशान है तो आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन इसने दिया हुआ है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। अगर लर्नर का मोटिवेशन लेवल लो है तो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। तो मोटिवेशन आपको हाई करना चाहिए कि यस मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, निकाल सकती हूँ। तो आप जो लर्न करो, चीज सीख रहे हो, किसी भी XYZ चीज को आप लोग यहां पर सीख जाओगे, ठीक है। कितने हंसे हो मतलब वो एग्जाम्पल देने पर ठीक। तो पहली चीज होती है मोटिवेशन, ठीक। तो आपको अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा, ठीक। तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा, तो वो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से आप पर सीख जाएगा। दूसरा है मैच्योरेशन। जो आदमी जितना ज्यादा मैच्योर होता जाता है उतना जल्दी वो चीजों को सीखता जाता है, उसकी लर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसा आप लोगों अब बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो तो आप लोग क्या होते हो, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हो, आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। छोटे बच्चों के साथ थोड़ी समस्या ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है चीजें सीखता जाता है। मैच्योर नहीं होगा, मैच्योरिटी नहीं आएगी तो वो लर्निंग को फिर प्रभावित करेगी, ठीक है। अगला है टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली आ जाएगी आपकी टीचर से संबंधित।
टीचिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए या फिर आप लोग कह लीजिए पेडागोजिकल अप्रोच भी कह लीजिए। क्या कह लीजिए? आप लोग कह लीजिए पेडागोजिकल अप्रोच कह लीजिए। अगर ये टीचर को यूज करनी नहीं आती, अगर ये टीचर को यूज करनी नहीं आती, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्पल देने, कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज करना है, उसको चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाना है, अगर इसकी बच्चों को नॉलेज नहीं है, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है? उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान नहीं है, सबको एक ही तरीके से पढ़ाता जा रहा है, इसको भी यही एग्जाम्पल पढ़ा रहा है, उसको भी इसी मेथड से पढ़ा रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, उसको नॉलेज नहीं है बाल केंद्रित मेथड की, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की उसको नॉलेज नहीं है, तो समझ लीजिए वो आपके लर्निंग को, अधिगम को फिर प्रभावित करेगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा फिर सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात आ रही है, आपके किसके लिए बात आ रही है? आपके टीचर के लिए बात आ रही है। अगला है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। देखिए यहां पर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पूछी हुई है लर्नर की, जो मैंने आपसे कहा फिजिकल एंड मेंटली वो फिट होना चाहिए। अब यहां पर इमोशन की बात आ रही है। देखिए इमोशन ज्यादातर देखा जाता है यहां पर स्टूडेंट का, ठीक है, ज्यादातर देखा जाता है यहां पर स्टूडेंट का इमोशन देखा जाता है। बट जितने भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, इसको मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैं यहां पर हमेशा इमोशन काउंट करता हूं स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के भी, ठीक है। यहां पर इमोशन जो मैं काउंट करता हूं वो काउंट करता हूं हमेशा टीचर के भी इमोशन काउंट करता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपके इमोशन अच्छे नहीं है, आप लोग दुखी हो, परेशान हो, तो क्या आप लोग यहां पर चीजें सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर टीचर के भी इमोशन अच्छे नहीं है, मान लीजिए उसके घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या वो किसी प्रकार से ठीक नहीं है, और वो फिर क्लासरूम में दुखी मन से जा रहा है, तो क्या वो उसकी लर्निंग को प्रभावित नहीं करेगा? बच्चे की प्रभावित करेगा। अच्छा जैसे मान लीजिए मैं आपके टीचर आपके सामने पढ़ाने आते हैं, मैं अब पढ़ाने आता हूं, ठीक है, आपने कभी एक बात नोटिस करी है, पूरी साल भर पढ़ाने आते हैं, हंसते हुए पढ़ाते आते हैं, इसी तरीके से आपके सामने हमेशा हंसते हुए रहते हैं। घर के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, क्या आपके सामने कभी फील होने दिया है कोई समस्या आ रही है या कोई दिक्कत है या घर के अंदर कोई परेशानी है? कभी आपके सामने फील होने दिया? नहीं होने दिया, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन आप लोगों के सामने मार देते हैं कि यार बच्चे के सामने अपने इमोशन नहीं दिखाने, अपनी जो भी घर के अंदर समस्या है, प्रॉब्लम है, आप लोगों के सामने नहीं दिखानी, क्योंकि वो आपके अधिगम को प्रभावित करेगी। फिर आप लोग सोचोगे यार सर के साथ क्या दिक्कत है, सर के साथ क्या परेशानी चल रही है, फिर आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हट जाएगा। इसलिए मैं इमोशन को, स्टूडेंट के इमोशन के साथ साथ टीचर के इमोशन को भी इसमें काउंट करता हूं, ठीक है। इसलिए आपको मेरा भी चेहरा हमेशा हंसता हुआ देखता हुआ मिलेगा, चाहे पीछे कितनी भी प्रॉब्लम चलती रहे, ठीक है। तो इसलिए दोनों के इमोशन जो होते हैं वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इमोशन को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। एनवायरमेंट प्रभावित करने वाला कारक बनता है, जिसमें आ जाती है आपकी क्लास आ जाती है, और जिसमें बच्चे की फैमिली आ जाती है, जिसमें बच्चे की फैमिली आ जाती है। अगर इन दोनों का एनवायरमेंट अच्छा बना रहेगा, क्लासरूम का माहौल आपका डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बना रहेगा, सबके लिए समान बना रहेगा, फैमिली में माहौल अच्छा बना रहेगा, तो समझ लीजिए लर्निंग बढ़िया बनी रहेगी। अगर नहीं रहेगा तो लर्निंग आपकी कम अच्छी रहेगी, जो प्रभावित करेगी उसको, ठीक है। तो ये सभी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक थे, और बेसिकली चारों ऑप्शन आपके सही थे, तो आंसर नंबर आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ ठीक, ठीक है भाई। देखिए वो जो भी इमोशंस होते हैं, मतलब एक जब मेच्योरिटी वाला लेवल होता है ना, तो फिर छोटी छोटी बात स्टूडेंट के सामने नहीं बताई जाती। आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे सामने ये समस्या है, आज वो समस्या है, तो वो सब चीजें मुझे नहीं लगता स्टूडेंट के सामने शेयर करनी चाहिए, ठीक है। घर की ये सब चीज की समस्या है, ठीक। तो मैं ऐसा कभी सही नहीं मानता, आप लोगों के सामने हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए जैसा अब मैं दिख रहा हूँ, और वैसे कुछ है नहीं, ऐसी कुछ समस्या है नहीं, ठीक है। और भगवान करे ऐसे कुछ आए भी नहीं, ठीक। एक बात बता रहा हूँ कि कभी मतलब टीचर को अपने इमोशंस बच्चों के सामने नहीं दिखाने चाहिए, ये मतलब मेरा मत है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। मैंने देखा मतलब कुछ लोग, जैसे हम लोग जैसे ट्रेनिंग भी देते थे, बहुत से लोग दिखा देते थे मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरी फैमिली के अंदर ये दिक्कत है, फिर बच्चों के सामने नेगेटिव आता है, क्योंकि बच्चा जो है ना भावात्मक रूप से टीचर के साथ जुड़ा होता है, तो फिर वो उस चीज का कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं, जबकि ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो हम तो खुद ट्रेनिंग के अंदर समझाते थे बहुत से लोगों को, मतलब इस तरीके से मत जोड़िए बच्चों के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने अपनी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए।
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरीके की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा करना यानी डिस्कशन करना, समूह परियोजना करना यानी कि भूमिका निर्वाह करना और आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? वो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। वहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैं कहूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका अधिगम की विशेषता है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा उसको मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझाया। ठीक, अब देखिए यहां पर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हुई है, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ हो, आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट हुआ हो, रोल प्ले हुआ हो, तो ये आपकी किससे संबंधित है वो जरा बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, हाँ, पहला सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर जो लर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है? यहां पर सोशल एक्टिविटी के रूप में हो रही है। कैसी हो रही है? सोशल एक्टिविटी के रूप में यहां पर लर्निंग हो रही है। देखो सोशल एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? सोशल एक्टिविटी के अंदर जो आदमी होता है, बच्चा होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से चीजें सीखता है। तो जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे आपस में डिस्कशन कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, आपस में प्रोजेक्ट के माध्यम से सीख रहे हो, तो ये सभी आपके केस के माध्यम है, आपके सोशल एक्टिविटी के माध्यम है। यानी जो लर्निंग हो रही है यहां पर सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हो रही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो आपको बताना है किस स्ट्रेटेजी से बचना चाहिए एक टीचर को, वो आपको बताना है। पहला कंसेप्ट मैपिंग। देखिए कंसेप्ट मैपिंग कह लीजिए या इसको माइंड मैपिंग कह लीजिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। पहले जान लीजिए कंसेप्ट, जो मैंने आपको बताया था चिंतन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होते हैं? तो देखिए मैंने कंसेप्ट बताया था, आप लोगों के माइंड के अंदर भी जो कंसेप्ट बने होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया ना, जैसा आप लोगों के माइंड के अंदर मेरे से जुड़ा कंसेप्ट बना हुआ है। ठीक, कि सचिन सर है, आखिर हमको डेली पढ़ाते क्लास देते हैं, तो आप लोगों ने मुझसे जुड़ा कंसेप्ट बना लिया। फिर एक कंसेप्ट आपने बनाया हुआ सीटेट से संबंधित, भाई सीटेट का एग्जाम हमको पास करना है, इसके बिना मतलब हमको आगे पेपर देना नहीं मिलेगा। दूसरा कंसेप्ट आपने सीटेट का बना लिया, तो दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर लिया, सचिन सर को और सीटेट को। तीसरा कंसेप्ट बना लिया आपने, कोई अपना दोस्त बना लिया जो सीटेट के ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ आपस में कुछ प्रैक्टिस करते हो, डिस्कशन करते हो। तो तीसरा आपने उसके बारे में अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बना लिया, तो उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर लिया। तो जितने भी ये कंसेप्ट बनाते हो ये बनते हैं आपके माइंड के अंदर और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग क्या काम करते हो? जिसके माध्यम से आप लोग करते हो चिंतन करते हो। ठीक है, चिंतन करते हो, तो चिंतन के लिए आपका बहुत बढ़िया रहता है माइंड मैपिंग करना या कंसेप्ट मैपिंग करना। तो ये तो एक टीचर को करवाने चाहिए ना कि बेटा और कंसेप्ट बनाओ किसी चीज के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति, दुनिया के प्रति, भारत के प्रति, तो बच्चा दुनिया भर के कंसेप्ट बनाएगा। तो पहला ऑप्शन तो करवाएगा ना टीचर बच्चों को कंसेप्ट मैपिंग। दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग, ये तो आज की डेट में सबसे इफेक्टिव तरीका है, जहां भी देखो आंख बंद करके पेन ठोक के मार देना, पेन तो नहीं मारोगे ऑनलाइन पेपर है। तो डिस्कवरी लर्निंग जिसको बढ़ावा देने की बात आपके एनईपी 2020 ने भी कही हुई है, जहां पर बच्चा खुद इंक्वायरी, जिसको इंक्वायरी बेस्ड मेथड भी आप लोग कह सकते हो, जिसमें बच्चा खुद अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से कोई चीज करके लाए। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग आपका हो जाएगा। इनिशिएटिव गेसिंग यानी कि सहज अनुमान लगाना, बिल्कुल सही बात है, जहां पर बच्चों को कहा जाएगा बेटा अपने आप कुछ अनुमान लगाइए कि बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। फिर आप लोग क्या काम करोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, सर ये सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, पैसिव इमिटेशन नहीं हो सकता, सक्रिय नकल और निष्क्रिय नकल करना नहीं होगा एक टीचर का काम कि निष्क्रिय होकर बस इसको नकल करो, इमिटेशन करो। ठीक है, ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा जो सीखता है ना, तो बच्चे को सीखने की अगर बात आ रही है, बच्चा सीखता है अनुकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से, यानी कि जो इसमें वर्ड लिखा है ना, वो इमिटेशन जो लिखा है, जो इसमें वर्ड लिखा है ना इमिटेशन, तो इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, बट निष्क्रिय होकर नहीं सीखता, सक्रिय होकर बच्चा सीखता है। और उसके माध्यम से बच्चा सीखता है ऑब्जर्वेशन करके। कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन करके बच्चा सीखता है। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है, डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके ऑथेंटिक किताबों में दिए हुए हैं। तो यहां पर निष्क्रिय होकर नहीं सीखेगा, सक्रिय होकर बच्चा अनुकरण करके सीखेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और उसने कहा किस रणनीति से बचना चाहिए, तो इस रणनीति से बचना चाहिए। आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
सर प्लीज डीएसएसपी के लिए पेडागोजी स्पेशल बैच चलाओ। अच्छा, इसकी वैकेंसी आने वाली है जल्दी, ठीक, तब मैं कुछ प्लान करूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सी परियोजना प्रभावशाली नहीं है वो आपको बताना है। चलिए, संप्रत्य नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना। देखो यहां पर बात आ रही है कंसेप्ट मैप की, तो बच्चा माइंड के अंदर जो कंसेप्ट मैप आ रहा उसमें उनकी हेल्प करना, तो भाई ये तो हेल्प करनी चाहिए, यानी कि ये हो गया आपका पॉजिटिव। हमको ढूंढना है यहां पर नेगेटिव। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, जब सीटेट का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हुआ तो वहां पर दो वर्ड देखने को मिले, एक देखने को मिला निमोनिक्स और एक देखने को मिला चंकिंग। इससे पहले आज तक कभी सीटेट के एग्जाम में भूल कर भी नहीं है आई ये दोनों वर्ड, निमोनिक्स और चंकिंग। बेसिकली आपकी स्मृति की विधियां होती है निमोनिक्स और चंकिंग, जो कि बच्चों को याद कराने के लिए यूज की जाती है, जो आपकी निमोनिक्स होगी। और चंकिंग में बेसिकली क्या होता है, याद कराने के लिए यहाँ पर टुकड़ों में तोड़कर याद कराया जाता है, ठीक है। चंकिंग में क्या होता है, जैसे निमोनिक्स से संबंधित क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा था, जैसे बच्चों को विबग्योर जो होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है ना विबग्योर, तो बच्चों को हमको ये चीज याद करानी है, तो कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहेगा उसको याद कराने का, जिसमें बच्चों को याद कराया जा सकता है, तो आपका निमोनिक्स हो जाएगा। याद करवा दो, रटवा दो उसको वो चीज निमोनिक्स के माध्यम से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है या कुछ और भी चीज है एक्स वाई जेड, वो हमको बच्चों को याद करवानी है टुकड़ों में, तो उसके लिए कौन सी चीज सबसे बढ़िया होगी? तो उसके लिए बढ़िया होगी चंकिंग। चंकिंग में क्या होगा, बच्चों को टुकड़ों में कोई चीज याद करवाई जाती है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर बताता हूं, देखो याद कर लो, मेरे पास कॉल करना, तुरंत उठाऊंगा, ठीक। नंबर लिखो मेरे वाला, बताना हमारा नंबर 8595794571। कॉल मत करना, कंपनी का नंबर है भाई ये अगर किसी बच्चों को कुछ पूछना होता है, कोर्स लेना होता है या कुछ और चीज होती है, ये नंबर होता है। अब हमको बच्चों का नंबर याद करवाना है, तो बताए हम बच्चों को कैसे नंबर याद करवाएंगे? बड़े बच्चे तो इसको एकदम याद कर जाते हैं पूरे को, हम इसको टुकड़ों में याद करवाएंगे। 8595794571। अच्छा बच्चों रिपीट करो इसको, इस तरीके से हम इसको टुकड़ों में याद करवाते हैं। तो जो आपका चंकिंग मेथड होता है, इसमें क्या याद करवाते हैं, हम उसको टुकड़ों में याद करवाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको बच्चों को कोई चीज सिखानी है तो ये तो दोनों मेथड ठीक हो जाएंगे, चंकिंग और आपका निमोनिक्स मेथड दोनों ठीक हो जाएंगे ना। सीबीएसई वालों ने इस बार दोनों में से कोई सा भी नहीं पूछा, जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम आया था तब पूछ लिए थे, लेकिन इस बार नहीं पूछा कोई सा भी, ठीक है। तो ये तो मेथड आपके दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी पॉजिटिव हो गए ये तो। अगला है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। देखो एक तो निष्क्रिय आ गया, तो निष्क्रिय देखते ही तो इसको निष्क्रिय कर दो, ठीक है, इसके फ्यूज निकाल लो और इसको निष्क्रिय कर दो, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यही से हो जाएगा। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करो, उनको एनकरेज करो, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। समझ गए आप लोग इसको? अपना नंबर, मेरा नंबर इसी पर कर दिया करो मैसेज, ठीक। मैंने अपना नंबर दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो यार सारे क्वेश्चन फंसाने वाले आ रहे, नहीं वाले, गलत वाले, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब गलत दिया हुआ है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। जी हां, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, जो कब तक चलता है? जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाला प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। छोटा बच्चा जो होता है जन्म के बाद चीजें सीखने लग जाता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। हम लोग भी क्या है, आप लोग हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है और बुढ़ापे तक, मरने तक कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। इसलिए कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है कौन? लर्निंग, यानी कि अधिगम, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। इसने कहा है कि इररिलेवेंट है, जबकि क्या होती है? रिलीवेंट होती है, यानी प्रासंगिक होती है। जो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां होती है, ठीक है, यानी मिस्टेक्स होती है, जो एरर्स होते हैं। एनसीएफ 2005 ने भी, एनईपी 2020 ने भी, चाहे एनसीएफ 2005 ले लीजिए, चाहे आपके एनईपी 2020 ले लीजिए, चाहे आपका कोई भी एक्सवाइजेड डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उन्होंने आपकी त्रुटियों और गलतियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने इनको बड़ा ही क्या माना है?
महत्वपूर्ण माना है और क्या माना है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। किसका माना है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट इसको माना है। अब एक बार सिंपल सी एक बात बताइए, जब कोई लर्निंग करेगा, जब कोई चीज सीखेगा, तो सीखने में क्या वो गलती नहीं करेगा? जी हाँ, वो डेफिनेटली गलती करेगा। चाहे मैं हूं, आप दुनिया के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, वो गलती जरूर करेगा। जब तक गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? ठीक है, तो इसलिए गलतियों को आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा माना गया है। जब छोटा बच्चा गलती करेगा तो गलती आने पर, जैसा हमारे साथ क्या होता था जब स्कूल में पढ़ते थे, जैसे हमने गलती करी उसके बाद दे एक मुंह पर लगा, या उसके बाद सीधा कि चलो भाई मुर्गा बनो, या उसके बाद सीधे अपने हाथ खड़े करवा दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारी गलतियों पर हमें पनिशमेंट मिलती थी। बट आज की डेट के अंदर हमको पनिशमेंट नहीं दे सकता, मतलब बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकता। हमारा तो मुर्गा खूब निकाल दिया टीचर ने, पहले वाले बड़े खतरनाक होते थे। तो आज की डेट में आप लोग समझिए कि गलतियों को, बच्चे की गलतियों को आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानना है और इनको कभी भी आपको इस पर पनिशमेंट नहीं देनी है। ये बात आप लोग समझ गए। और इसके अलावा एक वर्ड और लिखिए, मिसकंसेप्शन। ठीक है, जो बच्चे के जो मिसकंसेप्शन होते हैं, बच्चे के जो मिसकंसेप्शन होते हैं, जो भ्रांतियां होती है, तो इन भ्रांतियों के बारे में भी एक हुआ है। इन भ्रांतियों को भी आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि भ्रांतियां बच्चों की जो एक्सवाइजेड भ्रांतियां रहती है, जैसे आप लोग बड़े बच्चों की भी भ्रांतियां रहती है कि मतलब सीटेट का एग्जाम कैसे पास हो गए, तो बहुत बड़ा एग्जाम है, अरे बहुत छोटा सा एग्जाम है यार, ऐसी पास हो जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, तो ये सभी क्या रहती है, ये अप्रासंगिक नहीं होती, ये प्रासंगिक होती है, रिलीवेंट होती है। कैसी होती है? रिलीवेंट होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसने गलत दे दिया, नेगेटिव दे दिया, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा ऑप्शन देखो, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि अधिगम किस पर, अधिगम की स्पीड बताया था मैंने कि जो अधिगम की जो स्पीड होती है किस पर आधारित होती है? आपके व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है। अगर ये अच्छे मिल जाएंगे तो अधिगम की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। वही आपके ऑप्शन में दे दिया। इसलिए जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ना एक क्वेश्चन से संबंधित, उनको भी ध्यान से सुना करो, वो बहुत चीजें आपके एग्जाम में टकराएगी। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं होता। अधिगम स्पाइरल होता है। कैसे होता है अधिगम? स्पाइरल होता है। देखो अधिगम इस तरीके से होता है आपका स्पाइरल, ठीक है, ना कि आपका रेखीय होता है। स्पाइरल कैसे होता है? इस तरीके से अनुभवों पर आधारित होता है। जैसे आप लोग अभी सीडीपी पढ़ रहे हो, यहां पर सीटेट के अंदर, यहां पर सीडीपी पढ़ने के बाद फिर मान लीजिए आप लोगों के सामने डीएसएसपी की वैकेंसी आ गई, ठीक है, और जो कि जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट चीज नहीं आती तब तक मैं बताते नहीं, मैं हवा में तीर तो चलाते नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है डीएसएसपी की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो यहां पर आप लोगों ने सीटेट में सीडीपी पढ़ी, इसका यूज करके आप लोग डीएसएसबी के अंदर चले गए, वहां पर आपको इस सीडीपी का फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों की जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद आप बच्चों के साथ जिस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हो, तो ये पढ़े हुए का यूज करके आप लोग उनके साथ बिहेवियर करो, तो आपका स्पाइरल होता है। ठीक है, जो आपके अनुभवों पर आधारित होता है, ना कि इस प्रकार से आपका लीनियर होता है कि एक स्पीड से आप लोग सीख रहे हो। क्या एक स्पीड से आप लोग सीख रहे हो? नहीं सीख रहे आप लोग एक स्पीड से। ठीक है, अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि आपका चक्रीय होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था, यही आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन खाली एक था, एक क्वेश्चन से पॉइंट कितने निकले? 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन से 5 पॉइंट निकले। तो आप लोग ये देखा करो कि खाली एक क्वेश्चन नहीं रहता, एक क्वेश्चन से संबंधित 5 पॉइंट निकल कर आते हैं। तो जो आपके एक वीडियो के अंदर मान लीजिए 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो समझ के चलिए लगभग आप लोग 100 क्वेश्चन के करीब कर जाते हो। 100 क्वेश्चन ना मिले तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोग एक वीडियो के अंदर कर जाते हो, जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को चीर फाड़ कर दिया करो इसकी, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई अच्छे तरीके से मतलब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी उसमें चीजें अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक अधिगम। देखिए सार्थक अधिगम की अगर मैं बात करूं, आप लोग कोई भी XYZ चीज सीख रहे हो, मान लीजिए यहां पर सीडीपी सीख रहे हो, तो सीडीपी सीखने का मतलब मीन्स तभी बनेगा तब आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो। यानी कि ऊपरी ऊपरी तौर पर आप लोगों ने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, आधे घंटे के अंदर वीडियो खत्म हो गया, हमारा काम हो गया, हमने तो 20-30 क्वेश्चन कर लिए, बात बन गई। नहीं, उसको एक्चुअल मीनिंग समझिए, उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लर्निंग के अंदर क्या बात हो रही है, किस प्रकार से चीजें सीखी जाती है, तब आप लोग असल में मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे, सार्थक अधिगम कर पाओगे।
इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लर्निंग को पॉजिटिव रूप से यानी कि सार्थक अधिगम को प्रभावित करने वाला जो आपका कारक होता है वो भी आपका यही होता है। सार्थक अधिगम को प्रभावित करने वाला यानी कि आपका अफेक्ट करने वाला कारक जो होता है, प्रभावित करने वाला जो कारक होता है आपका कौन सा होता है? मीनिंगफुल लर्निंग होता है। यानी ऊपरी ऊपरी तौर से आपने पढ़ लिया तो उससे आपकी लर्निंग स्ट्रोंग नहीं हो पाएगी जब तक आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे। अब बात करें मीनिंगफुल लर्निंग की। देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, जी नहीं, अपनी खुद की भी बुद्धि का यूज करके समझ विकसित करनी होती है। तब होता है जब विषय वस्तु यानी कंटेंट को गैर संदर्भित किया जाता है, जी नहीं संदर्भित किया जाता है, ठीक है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित किया जाता है। किसी में इतनी पावर ही नहीं है जो बच्चों या बच्चे से जुड़ी किसी चीज को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, खासकर टीचर में तो है ही नहीं। अगला है, इसमें क्या होता है? विश्लेषण होता है, एनालिसिस जो होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। मैंने बताया था जहां पर भी क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिल जाए उसको तो देखते ही सेव कर दो, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात आपके एनईपी 2020 ने कर दी और आपके केवीएस के स्कूल में तो इसके ऊपर पूरा प्लान चल रहा है, ठीक। एंड प्रॉब्लम सोल्विंग होती है, समस्या समाधान होता है, ये होता है आपके सार्थक अधिगम यानी कि आपके प्रॉब्लम सोल्विंग के अंदर। आंसर नंबर 4 यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जब पूर्व का अनुभव यानी पहले का अधिगम, पहले का सीखा हुआ नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, तो यह क्या कहलाता है? बेसिकली यहां पर आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात आ रही है। यानी जो आप यहां पर सीख रहे हो, जैसे मान लीजिए यहां पर सीडीपी सीख रहे हो, तो इसका किसी दूसरी जगह पर अगर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसकी यहां पर बात हो रही है कि जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह पर कुछ आपको इफेक्ट कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का हस्तांतरण इसको कहा जा रहा है। यानी एक जगह का सीखा हुआ जब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जा रहा है। बेसिकली आपके 3 प्रकार के इसके अंदर आपके दिए रहते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे तो इससे ज्यादा रहते हैं बट आपके लिए 3 प्रकार के पढ़ने जरूरी होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। एक होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है जब आपने कोई चीज एक जगह से सीखी या कोई एक पर्टिकुलर चीज सीखी और वो जो चीज आपने सीखी उसका दूसरी जगह पर आपको हेल्प मिल रही है, यानी आपको वहां पर सहायता मिल रही है, तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर सीडीपी सीखी और सीडीपी सीखने के बाद आपकी डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई, तो डीएसएसबी की वैकेंसी के अंदर पार्ट बी के अंदर आपका सेक्शन आता है, तो वहां पर आपको हेल्प करेगी, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह के अंदर आपको हेल्प कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम में डालेगा। किस में डालेगा? हेल्प की जगह जब आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। मान लीजिए आप लोगों ने यहां पर सीडीपी सीख ली और सीडीपी सीखने के बाद बैंक के पेपर देने आप लोग चले गए, बैंक की तैयारी आप लोग करेंगे और सीख रहे यहां पर सीडीपी रहे हो, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम में डालेगा या हेल्प करेगा? प्रॉब्लम में डाल देगा आपको, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में ना तो हेल्प करे ना प्रॉब्लम में डाले, कुछ भी ना करे, तो आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। इसने कहा कि जब पूर्व का अनुभव यानी पहले का सीखा हुआ नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अतुल्यकालिक सीखना, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके असिंक्रोनस लर्निंग की बात हो रही है। देखो लर्निंग के आपके 2 प्रकार है, एक होता है आपका सिंक्रोनस लर्निंग, एक होता है आपका असिंक्रोनस लर्निंग। दोनों को लिख देता हूं, एक होता है आपका सिंक्रोनस लर्निंग और एक होता है आपका असिंक्रोनस लर्निंग। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक ही बार में समझ जाओगे। सिंक्रोनस लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो होता है फीडबैक तुरंत देते हैं। इसमें क्या मिलता है? तुरंत फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। बट इसमें
आसिंक्रोनस लर्निंग में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। इसमें क्या नहीं मिलता? इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। अब देखिए वो कैसे नहीं मिलता, इसको मैं जरा एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, तो दोनों मिले, पहली बार दोनों मिले और सीटेट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे के नंबर आपस में ले लिए। चलो ठीक है भाई, आपस में तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं कोचिंग वगैरह में। और नंबर लेने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करा, और व्हाट्सएप पर सबसे पहले मैसेज किसने करा? लड़के ने सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करा। लड़के ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा हाय, ठीक है, ये मैसेज लिखा। तो आप लोग देखते हो दो डॉट ऐसे चले गए, पर दो डॉट वो जो ऐसे चले गए वो ब्लू टिक नहीं हुए, ठीक है, सिर्फ ऐसे चले गए, ब्लू टिक नहीं हुए, ठीक। उसके बाद उसने जब ये मैसेज भेज दिया, अगली तरफ से लड़के का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद लड़के ने सुबह मैसेज भेजे, दोपहर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लड़के ने शाम को फिर मैसेज लिखा क्या कर रही हो, उसके बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। लड़की ने मैसेज देख लिया, अरे उसी का है, प्रोफाइल पिक्चर देख ली, अरे तो इसी का है बेवकूफ का, ठीक है, बाद में रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद लड़के ने रात को फिर मैसेज करा कि हाय क्या कर रही हो, लड़की ने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, यानी तुरंत उसको फीडबैक नहीं मिल रहा। तो तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है? आसिंक्रोनस लर्निंग हो रही है। लड़का कुछ सीख नहीं पा रहा कि मैं किस प्रकार से उससे बात करूं यहां पर, ठीक है। अगला दिन आ गया, अगले दिन आकर लड़के ने फिर उसको लिखा गुड मॉर्निंग जी, लड़के ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लड़के ने दोपहर को फिर लिखा कि आप क्या कर रही हो, लड़के ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने फिर मैसेज लिखा कह रहे मेरे पास सचिन सर का कोर्स है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। लड़की तुरंत ऑनलाइन आई कि हाँ मुझे बताइए कैसे कोर्स मिलेगा। तो ये जो ये जो डॉट थे, दो साइन थे, ये सारे के सारे ब्लू वाले हो गए एकदम, ठीक है। तो एकदम तुरंत फीडबैक आने शुरू हो गए। फिर लड़का कहता अच्छा कोर्स के नाम पर एकदम आ गई, इतने दिनों से इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रही थी, ठीक है। तो ये जो तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहे, ये हो रहे थे आपके आसिंक्रोनस लर्निंग के टाइप हो रहे थे। मैसेज कब डाला जा रहा था और रिप्लाई कुछ नहीं मिल रहा था, या काफी देर बाद रिप्लाई मिल रहा था। अब देखो सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएंगे सारे लोंडे लफाड़े। अब इसको उल्टा कर दो। अब यहां पर लड़की ने किसी को मैसेज भेजा, लड़की ने मैसेज भेजा लड़के को एकदम हाय, तो लड़के का तुरंत आएगा हेलो। लड़के ने लिखा आप क्या कैसे हो, लड़का तुरंत लिख के भेजेगा मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हो, आपके घर में कैसे है और सब ठीक है, ठीक है। तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई आएगा। तो इंस्टेंट रिप्लाई यानी जो तुरंत फीडबैक है वो आ जाएंगे आपके सिंक्रोनस लर्निंग के अंदर, आपके तुरंत रिप्लाई आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए, ऐसी ऐसी होता है ना सभी के साथ है तो ये आपके सिंक्रोनस और आपके आसिंक्रोनस लर्निंग के अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर पूछा आसिंक्रोनस लर्निंग का आपका एग्जाम्पल यहां पर पूछ लिया, ठीक है। अच्छा बताओ कितनों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ है ना कईयों के साथ में, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल आते हैं जो आपको बता रहा हूं। अब आसिंक्रोनस लर्निंग का एग्जाम्पल इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेज किसका आता है? आसिंक्रोनस का, सिंक्रोनस का आता है ना, जो लड़के एकदम देते हैं हेलो, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? लड़का एकदम तैयार बैठा रहेगा, हाँ जी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, इसी उसमें कर लूंगा। लड़की नहीं करेगी, नहीं नहीं फोन पर करना है तो कर लो, मैंने ऐसे नहीं करूंगी, ठीक है। इंस्टेंट चैट, लड़का एकदम कर देगा, अजी अभी का बात कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पहाड़ पे भी कर लूंगा। टेक्स्ट बुक नहीं होगा, टेक्स्ट बुक क्या हो जाएगा? आसिंक्रोनस लर्निंग हो जाएगी। क्यों? जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक होती है, किताबें होती है, तो पेज के नीचे समरी रहती है, ठीक है, जहां पर कुछ बच्चे के लिए प्रैक्टिस दी रहती है। तो पहले बच्चा उसको सोल्व करेगा, फिर जाके टीचर को दिखाएगा, फिर टीचर जाकर उसको सोल्यूशन कराएगा, उसको चेक करेगा, तब जाके फीडबैक उसको कुछ मिल पाएगा। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक रहेगी वो आपकी आसिंक्रोनस लर्निंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक है। ठीक है भाई, देख लो भाई, जो जो ऐसा करता हो उसके ऊपर देख लेना नजर डाल के। अब कर दिया करो, अगर आपस में मदद एक दूसरे की करते हो तो ऐसी कर दिया करो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? किसको बढ़ावा देती है? आपके मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती है। इसके ऊपर नजर डालते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती है। देखो बात किसकी आ गई? मीनिंगफुल लर्निंग की बात आ गई। इसको बढ़ावा कौन सी देगी? पहला ऑप्शन दे दिया शारीरिक दंड,
जहां पर पनिशमेंट की बात आ जाएगी वो तो किसी भी लर्निंग को बढ़ावा नहीं दे सकती आपका, उसको तो देखते गलत काट देना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम एनवायरमेंट। देखो ये आपके अधिगम को प्रभावित करने वाला, जब मैंने आपको कारक बताई थी तो उसके अंदर आपका एक फैक्टर था पर्यावरण। तो पर्यावरण के अंदर ही दो फैक्टर आपके आते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग और आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। तो एक उसमें से आपका दे दिया, कोऑपरेटिव लर्निंग आपका दे दिया। ठीक है, तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाला फैक्टर हो जाएगी कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो इसको बढ़ावा देगी। ठीक है, जिसमें आप में ग्रुप में बांट देंगे और फिर आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। अगला है सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ये भी भाई मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देगी, जहां बच्चे का कंटिन्यूस तरीके से और व्यापक रूप से उसका मूल्यांकन होगा, ये भी इसको बढ़ावा देगी। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, जहां पर भी बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना, तुलना करने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, बच्चे कितने, एक तो ये सही बचा, दूसरा एक तीसरा सही बचा, और बाकी आपके दोनों गलत बचे, तो ये आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ना, अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ठीक है, देखो सार्थक मतलब मीनिंगफुल लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना। नेगेटिव पूछा है, ठीक है, और नेगेटिव का भाई बहन नेगेटिव। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया मतलब एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शन। तो मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा, अन्वेषण के माध्यम से बच्चा चीजें खोज करके सीखता है और आपस में इंटरेक्ट करके भी सीखता है मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर। तो ये तो पॉजिटिव हो गया भाई आपका, हमको तो नेगेटिव ढूंढना है। कंठस्थीकरण और स्मरण, मैंने बताया जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए इसके ऊपर कट मार देना सीधा। मतलब ये क्या होता है आपके, ये आपके नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है जो आपके कभी सही नहीं होने के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। देखते कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो बच्चों को छूट दे दो आप कि बेटा आपको पहले खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और फिर उनको इनकरेज करिए। मैंने आपको क्या बताया था, एनईपी 2020 किसकी बात करती है, लर्न हाउ टू लर्न। ठीक है, लर्निंग हाउ टू लर्न इसकी बात करता है ना। तो सीखने को किस प्रकार से सीखा जाए, इस बात की कौन व्याख्या करता है, आपके एनईपी 2000 इस बात की व्याख्या करता है। यही बात करी जा रही है कि बच्चों को छूट दे दो कि आपको कैसे सीखना है, किस प्रकार से सीखना है, किस एक्टिविटीज के माध्यम से सीखना है, किस टीएलएम के माध्यम से आपको सीखना है। क्योंकि कैसी विधि आपकी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर मैं इसी टेट पास करने के लिए आपकी वीडियो देखना चाहती हूँ, क्या मुझे शिफ्ट आपकी वीडियो देखनी चाहिए, पढ़ रही हो और मैं भी कम हूँ, प्लीज रिप्लाई। हाँ देखते रहो भाई वीडियो, आपका हो जाएगा काम। बाकी आपने कंटेंट वगैरह ले रखा है तो भाई आप कंटेंट को देख सकते हो, उसमें आपका टोटल जितना भी कोर्स रहता है वो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो कुछ बच्चे जो ऐसे रहते हैं जैसे कोर्स लेने के बाद ये पूछते हैं कि सर अब हम एनसीईआरटी भी पढ़े, सर अब हम ये भी पढ़े, अब हम मॉक टेस्ट भी लो। यार अगर आपने मतलब कोर्स ले लिया और उसके बाद भी अगर आप लोग 1 रुपया मतलब खर्च करो तो फिर मेरा कोर्स देना ही बेकार है। ठीक है, तो फिर कोर्स का फायदा ही क्या, अगर आप उसके बावजूद भी 1 रुपया मतलब लगाना चाहते हो मॉक टेस्ट के ऊपर, एनसीईआरटी खरीदने पर, या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खरीदने पर, तो फिर तो बेकार है, कोर्स देना ही बेकार है, फिर क्या फायदा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी सब चीज है, सारे सब्जेक्ट भी, जितनी भी XYZ चीजें होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। यार छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर देख लो, सही है, इसका गलत मत देना। सीखना यानी जो लर्निंग होती है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, गलत। मैंने क्या बताया, इमोशंस जो होते हैं लर्निंग को प्रभावित करने वाला बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। संवेगों से सीखने संबंध रखता है, गलत। उसके अलावा सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, जी नहीं, स्वतंत्र नहीं है, जुड़ा हुआ है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। देखो अगर बात हो रही है आपके इमोशन की, जो आपके सीखने वाले को प्रभावित करते हैं, 2 प्रकार के इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक आपके हो रहता है
पॉजिटिव और एक होते हैं आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और एक होते हैं आपके नेगेटिव। अब देखिए मान लीजिए अगर पॉजिटिव इमोशन है किसी के अंदर, मान लीजिए किसी को प्राइड ले लीजिए, ठीक है, मैंने ले लिया प्राइड ले लिया, ठीक है, गर्व का कोई ले लीजिए, ठीक है, यार मुझको सीटेट का एग्जाम पास करना है, ठीक है, उसके बाद मुझको मेन एग्जाम पास करना है ताकि मुझको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक, उसके बाद मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, मेरे घर समाज का नाम हो, इस तरीके से होगा। तो क्या उसकी लर्निंग को, उसके सीखने में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। बच्चा और इंटरनली पढ़ेगा, इंटरनली मोटिवेशन के साथ बच्चा पढ़ेगा कि मुझको अच्छा समाज के अंदर नाम रोशन करना है, अपनी जॉब को सिक्योर करना है, अपनी जिंदगी को संवारना है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के अंदर कोई डर है, दूसरी तरफ बच्चे के अंदर डर का इमोशन है। अगर डर का इमोशन है, मान लीजिए कोई बोरियत का इमोशन है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, बोरियत का इमोशन है, तो अगर इस प्रकार की इमोशन है, क्या बच्चा कोई चीज को सीख पाएगा, पढ़ पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग को प्रभावित करेगा नहीं करेगा? लर्निंग को प्रभावित करेगा, नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसलिए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। और इसमें मैंने एक चीज और जोड़ता हूं कि सिखाने वालों के इमोशन से भी, यानी सिखाने वाले के संवेगों से भी प्रभावित होता है, ठीक है, यानी टीचर्स के। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक। हाँ भाई, वो मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट सब उसमें कितना क्वेश्चन पूछते हो आप। अगला क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्त, यानी जो लर्निंग कर्व है। अब देखिए जो लर्निंग कर्व है, बेसिकली 4 आपके लर्निंग कर्व होते हैं। आज तक सीटेट के एग्जाम में लर्निंग कर्व से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जो आपके 4 लर्निंग कर्व होते हैं। बस इतना पूछ लिया जाता है कि जो लर्निंग कर्व है, जैसे यहां पर पूछ लिया कि अगर यहां पर डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में तो लर्निंग कर्व बढ़ेगा या घटेगा, इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं लर्निंग कर्व की बात करूं, लर्निंग कर्व बेसिकली क्या होता है, जैसे जो लर्निंग की जो मात्रा होती है, जो सीखने की जो मात्रा होती है, जो सीखने की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, सीखने की मात्रा यानी क्वांटिटी, या जो सीखने की जो क्षमता होती है कि कोई आदमी कितनी स्पीड से सीख रहा है, कितनी मात्रा में सीख रहा है, किस क्षमता के साथ सीख रहा है, उसको एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि कोई आदमी 1 घंटे के अंदर इतना सीख रहा है, अगले 2 घंटे के अंदर इतना सीख रहा है, तो उसको एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लर्निंग कर्व होते हैं, यानी कि आपके सीखने के वक्र होते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ के सीखने का वक्त। अब यहां पर बेसिकली इसने दे दिया कि अगर किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दे दिया, ठीक है, और वो भी समूह में यानी ग्रुप में, तो ग्रुप में अगर अवसर दे दिया तो लर्निंग कर्व क्या होंगे, बेहतर होंगे, स्थिर होंगे, अवनत होंगे या समान रहेंगे। अगर ग्रुप में अवसर दे दिया, अवसर देते ही आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे लर्निंग कर्व हो, चाहे आपकी लर्निंग हो, वो हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी? बेहतर होगी, वो हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी लर्निंग कर्व हमेशा अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आए, चाहे समान हो, बढ़े, घटे, चाहे आपके कैसे भी हो, ये 4 जो आपके लर्निंग कर्व होते हैं, ठीक। तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बिल्कुल सी बात है। देखिए यहां पर सीधा क्वेश्चन आ गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मेन बात आ गई, और टीचर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा किस स्पीड से सीख रहा है, क्या उसकी मेंटल एबिलिटी है, क्या उसका आईक्यू का लेवल है, किस प्रकार से वो मोटिवेटेड है, क्या उसके सामने घर में समस्या है। तो इन सभी की नॉलेज उसको होनी चाहिए, क्योंकि सभी की जो विकास दर होती है, डेवलपमेंट की रेट होती है, वो अलग अलग होती है। ये मैं आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, इसलिए कहता हूं सभी पहले की वीडियो देख लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पहला ही सही हो जाएगा। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीख सकते हैं, हमेशा समूह में बेहतर नहीं सीख सकते, ये आपका सही नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, जी नहीं, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं बताया गया। आज हमारी क्लास में आपके सचिन सर ने भी ऐसा बता दिया, ठीक है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित डिसिप्लिन में रखने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। शिक्षक की इतनी हैसियत नहीं है जो आज की डेट के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन में रख दे, वो तो हमें रख दिया जाता था, ठीक है, मार तोड़ के, धमका के, ठीक है, जो भी उनके पास तरीके होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? किससे संबंधित कारक? शिक्षक से। 3 फैक्टर बताए थे, शिक्षक, बच्चा, एनवायरमेंट।
शिक्षक से संबंधित पूछ लिया, तो शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाला कारक बताइए कौन सा है। पहला, विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी उसको मास्टरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर। यार एक बात बताओ, अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा फिर वो? ठीक है, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो लर्निंग को प्रभावित करेगा नहीं करेगा बच्चे की? वो बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग को प्रभावित करने वाला बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और अपने सब्जेक्ट पर उसको अच्छी पकड़ होगी, बड़े बड़े एग्जाम्पल देगा, बड़े बड़े मेथड से पढ़ाएगा, डीपली नॉलेज के साथ पढ़ाएगा। तो इसलिए आपका जो पहला ही पॉइंट है वो यहां पर आपका सही हो जाएगा कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पेडागोजिकल अप्रोच का यूज होना चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटेजी का यूज होना चाहिए, इंडिविजुअल नॉलेज डिफरेंसेस की नॉलेज यहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा क्या था, एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज, उसको मेथड का उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके पहले के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, लगे हुए बिल्कुल सही। देखिए, बच्चों के प्रयास को स्वीकृति देना, किसको स्वीकृति देना? बच्चों के प्रयास को स्वीकृति देना। ठीक है भाई, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। देखो अध्यापकों के अनुसार कैसे कार्य कर लेगा, नीचे देखो क्वेश्चन में से कौन सा नहीं है, तो अध्यापकों के अनुसार कोई कैसे कार्य कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात आती, ये नहीं होगा। बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख करना, ये सभी सही हो जाएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, हाँ इसमें तो ज्यादा कुछ था भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, सीखना समृद्ध हो सकता है, ठीक है, एनरिच हो सकता है कब? जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। देखिए इस वाली बात को अगर आपने एनसीएफ के 5 प्रिंसिपल पढ़े हो, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े हो, उसमें से एक सिद्धांत ये आपको कहता है कि जो भी बच्चों को आप स्कूल या क्लासरूम में पढ़ाए उसको उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसको पढ़ाइए। तो एक सिद्धांत तो यही आपको कह रहा है कि वास्तविक जीवन को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरेक्ट यानी अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी सुगम बनाए। एनसीएफ 2005 ने टीचर को क्या माना हुआ है? एक फैसिलिटेटर माना हुआ है, एक सुगम करता माना हुआ है। तो बिल्कुल पहले ऑप्शन के अंदर सारी चीज आ गई। बाकी 3 भी अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले के अंदर सारी XYZ चीज आपको दी हुई है। ठीक है, मैं एक बार नजर डाल लेता हूं, कभी 2 ऑप्शन ना आ जाए। शिक्षा सामग्री, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान नहीं होगा, अधिक परीक्षाओं पर जोर नहीं होगा, आंसर पहले से हो जाएगा क्योंकि इतना जबरदस्त आया ना पहला ही ऑप्शन, बाकी पर तो नजर गई नहीं। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ से संबंधित आपके जो रूल्स है, आपकी जो व्याख्या दी हुई है उससे संबंधित लिया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके लर्निंग के बारे में व्याख्या करता है कि किस प्रकार की लर्निंग होनी चाहिए, वहां से लिया हुआ आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। ठीक है, हाँ आपके मैसेज पर नजर डाल लेता हूं, बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लास बस होने वाली है आपकी 10-1 मिनट में। 28 क्वेश्चन है, ये 22 है। ठीक है सर, 130 नंबर प्लस लाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, क्या करना चाहिए 130 प्लस लाने के लिए। ठीक है, एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, तब डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव भाई वाला कंसेप्ट मस्त है मजा आता है सर जी अच्छा चलो ठीक है, अब इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं नजर, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? देखो फिर से आ गई आपकी, स्कूल में कौन से अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है कारक?
पारिवारिक समाजीकरण, बिल्कुल सही बात है। परिवार के अंदर किस प्रकार का सोशलाइजेशन बच्चों का हो रहा है वो इसको प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था पर्यावरण के अंदर आपका क्लासरूम और परिवार दो आपके इंपोर्टेंट फैक्टर है जो आपके बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। समकक्षी संबंधी, यानी संबंध कह रहा हूं मैं, संबंधी बना दी मैंने। पीयर रिलेशन, यानी जो बच्चे के जो सहपाठी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, ठीक है, तो वो आपके किस प्रकार के, वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। हमारी क्लासरूम में दोस्त यार बैठते थे, अरे छोड़ बाद में पढ़ लियो, कल पढ़ लेंगे, ठीक है, अरे छोड़ यार मैंने भी तो नहीं पढ़ा। अच्छा, जब दोस्त यार नहीं पढ़ता था ना तो रिलैक्स फील होता था, अरे यार इसने भी तो नहीं पढ़ा, कल इसकी पिटाई तो होगी, कोई बात नहीं, इसके साथ में हमारी भी पिटाई हो जाएगी। बुरा तब लगता था जब वो हमसे झूठ बोलता था कि यार मैं तो काम करके नहीं लाऊंगा, और तब वो काम करके लाता था। दो चार घुसन मारने का मन करता था, मारते भी थे हम तो, ठीक है, कि मतलब हमसे झूठ बोला, अगर तू करके नहीं लाया तो हम भी करके नहीं लाएंगे, साथ में पिटेंगे एक साथ में, ठीक है। तो ये लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक है। पिटेंगे तो एक साथ में पिटेंगे, तू भी करके नहीं लाएगा, हम भी करके नहीं लाएंगे। सांस्कृतिक मूल्य, बिल्कुल सी बात है, कल्चरल वैल्यूज। अब किसी के कल्चर में कहा हुआ है कि हमारे यहाँ तो पढ़ते पढ़ते नहीं है, हमारे यहाँ तो पढ़ने का कोई रिवाज ही नहीं है, हमारे यहाँ तो खूब पैसा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, खूब पैसा आ रहा है, हम क्या करेंगे पढ़ के। तो लर्निंग को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? फिर क्या करेंगे पढ़ के जब खूब पैसा आ रहा है? तो ये आपके लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चों का आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम, अगर बच्चे का आत्मसम्मान किसी ने तहस कर दिया, अरे नहीं तुम क्या पढ़ पाओगे, तुम तो बेकार हो, अरे तुम्हारा तो पिताजी भी ना पढ़ पाया, ठीक है, इस तरीके के अगर बच्चों के सामने कमेंट कर दिए तो हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सभी जितने भी पॉइंट है वो आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये सारे पॉइंट आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाले आपके कारक बन जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ भाई, बिहार का आपका बीपीएससी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है, यानी जो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी प्रभावशाली है, जरा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहला है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जहां पर भी बात आ जाए एग्जाम्पल की और आपके नॉन एग्जाम्पल्स की, वो आपको दोनों ही इफेक्टिव मानी जाती है, ठीक। पहला ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा तो अपने आप ही वैसे ही सही हो जाएगा कि जितने ज्यादा हो सके बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, बेटा पूछ, जितने तुझे क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे पहले के टीचर पूछते थे कि बेटा पूछ, एक बार समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछ, हालांकि बताता नहीं था कोई भी, 2 बार के बाद सीधा झापड़ लगता था, ठीक है। तो ऐसा पूछने के लिए इंकरेज करना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना चाहिए कि बेटा देख दूसरे का कंसेप्ट ही है, क्या तू इसको समझा सकता है? हाँ सर ट्राई कर सकता हूं, चल बेटा कर ट्राई इसको। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बड़ा इफेक्टिव माना जाएगा। बच्चों को अपने निष्पादन यानी परफॉर्मेंस की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना, ये नहीं करना चाहिए। ये पहले होता था तुलना करना, मान लीजिए क्लासरूम के अंदर कोई टॉपर होता था, जैसे हम लोग भी स्कूल के अंदर पढ़ते थे, देख ये फर्स्ट आ रहा है, और फिर उसको इनकरेज करा जाता था कि देख बाकी उसे इनकरेज कर, और फिर वो दूसरों को यानी आप जैसों को हम जैसों को नीचा दिखाते थे, फिर देख तुम्हारा हाल देख लो, और ये कहाँ टॉप पड़ गया और यहाँ कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, इस तरीके से डिस्करेज किया जाता था। तो बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं करना, हमेशा इनकरेज करना है सभी को एक साथ में, ठीक है। ये काम नहीं करना, ये बेकार टीचरों के काम होते हैं, हमारे साथ सभी ने का ये काम करा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैसेज आया, सर मैं सीटेट 2022 का क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, फॉर्म फिल करने में कॉलेज नेम गलती से दूसरा डाल दिया, कैफे वाला, ये कैसे सही होगा? देखो अब तो सही नहीं होगा, ठीक। बेसिकली आप पेपर को अच्छे तरीके से दीजिए, पेपर देने के बाद इसका पूरा 1 महीने का आपका प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट को वहां पर आप दे आना पड़पड़गंज के अंदर, तो वहां पर आपका हो जाएगा, इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई बड़ा आपका इशू नहीं है, ठीक है। आप मैसेज कर देना जब आपका पेपर हो जाए, तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, हम आपको प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम सही भरा करो, कैफे वाले पर इतना निर्भर मत रहा करो, करेक्शन की डेट भी दी थी तब भी मतलब आपने गलती कर दी। पेपर दे दो आराम से, टेंशन फ्री होकर पेपर दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बता देंगे कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है। अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब प्रभावी होता है अधिगम? यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, जी नहीं, जब आदमी इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होता है ना, तब बहुत ज्यादा आपका अधिगम बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाहरी रूप से नहीं होगा आपका। यह कंपटीशन को बढ़ावा देता है, जी नहीं। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, जी नहीं, शिक्षक द्वारा तैयार नहीं, खुद द्वारा तैयार किए जाने चाहिए। जो आपका लर्निंग के गोल हो या किस प्रकार से लर्निंग कर रहा हो, तब आपके लिए सही रहता है, ठीक है।
विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है। देखो आगे ना, तो पहले ये वाला आंसर आपका सही है कि कैसे करनी चाहिए, अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर देने चाहिए कि बेटा अच्छा ये सीख रहा है, तुम्हें सीडीपी सीखनी है, अच्छा सीखो, इसका ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए कि देखो सीखो और सीखो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, तो बच्चा ज्यादा तरीके से सीख जाएगा। ठीक है, तो आंसर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, वो आपको बताना है। चलो बताओ जल्दी से, कौन सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, इसको ऊपर बताओ। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, परीक्षणों की संख्या को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं, आदमी को इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नली रूप से यानी बाहरी रूप से मोटिवेटेड होना चाहिए पुरस्कार वगैरह देने के लिए। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, जी नहीं, केवल व्याख्यान विधि को अपनाने से बात नहीं बनेगी। कंटेंट तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलतम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये आपका से हो जाएगा। ठीक है, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए पढ़ने और पढ़ाने के दौरान, तो सबसे इफेक्टिव आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, 25 हो गए भैया आपके। अगला क्वेश्चन है 26। अब बताओ अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई बिल्कुल सही मार देगा। बताओ क्या है अधिगम, कैसा प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रोसेस है, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी। उसके अलावा आपका सरल नहीं है, उसके अलावा आपका जटिल प्रोसेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, सक्रिय है, ठीक है, और रेखिक नहीं है, लीनियर नहीं है। कैसा है आपका, स्पाइरल है। कैसा है आपका, स्पाइरल प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन जब डिटेल में शुरुआत में आपको एक्सप्लेन कर दिए ना, ये क्वेश्चन अब आपको बड़े आसान से लग रहे होंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा, यानी कि उनको डिस्करेज करेगा। ध्यान से पढ़ना, उनको डिस्करेज करेगा। गर्व यानी प्राइड, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव इमोशन के अंदर आता है, जो लर्निंग को बढ़ाता है और जो उनको इनकरेज करेगा, तो ये तो इनकरेज करेगा। आनंद भी उनको इनकरेज करेगा, उम्मीद उनको इनकरेज करेगा। बोरियत आपका नेगेटिव इमोशन आती है जो उनको डिस्करेज करेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, लर्निंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे आपके लर्निंग का आपका हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो मेरे आपकी टीचिंग मेथड्स और अप्रोच के ऊपर आएगी, उसको और आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सीडीपी के अंदर मेथड्स और अप्रोच आते हैं वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर नजर डालिए। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, जैसे मेरी के क्लासरूम में जैसे कि आप लोग हो, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या काम करोगे। अच्छा बताओ आप क्या काम करोगे, जरा इसका आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए लास्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, डी डी क्या है, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। यार अलग अलग बच्चे तो एक समान सेट कैसे दे देंगे, ठीक है, अलग अलग सेट देने चाहिए, तो ये तो आपका वैसे भी होने से रहा। आगे देखिए, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। कैसे देंगे, विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के देंगे। जब बच्चे ही अलग अलग है तो उनको कैसी चीजें देंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के देंगे। आंसर पहला ही होगा। परीक्षण पूरा करने के लिए समय भी अलग अलग देंगे, एक समान नहीं देंगे, समान अनुदेश नहीं देंगे। यानी कि यहां पर क्या बात हो रही है, आपके इंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, तो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए अगर आपकी क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कैसे इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आपकी इंडिविजुअल क्लासरूम के अंदर होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ना कि एक समान होने चाहिए। तो ये और ये गलत है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज आपके क्वेश्चन थे। आई होप 28 क्वेश्चन नहीं थे, ये तो आपने देख लिए। अगर आप लोग इनको काउंट करने बैठोगे ना तो कम से कम आपके 60-70 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। और मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, मेरी वीडियो के अंदर आपको लगभग इतने क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर देखने मिलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई कई चीजें आपको मैं क्लियर कराता हूं। ठीक है,
अच्छा बताओ ईमानदारी से कितना स्कोर आप लोगों का हुआ है? ईमानदारी से अपना स्कोर बताओ कितना स्कोर हुआ है। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए आए हैं। और कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। कल मिलता हूँ 8 बजे, ठीक है। जो बच्चे कोर्स की पूछ रहे थे तो प्ले स्टोर पर जाना, वहां पर सचिन एकेडमी ऑफिशियल लिखना एप्लीकेशन, ठीक है यार। इसको एप्लीकेशन को स्टार भी दे दो, रेट भी दे दो, ठीक है। तो 5 स्टार दे दिया करना आप लोग इसको, ठीक है, जब आप लोग ले लेते हो कोर्स वगैरह। बाकी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, मैं आपका सवाल का आंसर देता हूँ, ठीक है। और क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग बताइए, ठीक। सर संचित की क्लास भी दे दो। अच्छा ठीक है भाई, मैं दूंगा ना। अभी सीडीपी तो काफी हद तक मैंने पकड़ ली है, ठीक। अब बाकी के सब्जेक्ट पर मैं चलूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। नहीं, क्लास में 8 बजे लेता हूँ, इसी टाइम मॉर्निंग में नहीं लेता। एसएसटी के लिए भैया आप कोर्स में से पढ़िए, आपका उससे बात बन जाएगी, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी भी है, उस नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, और साथ में उसमें सर भी पढ़ा रहे हैं आपको, वीरेंद्र सर। तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, मेहनत भी करते हैं हमारे लिए। हाँ ठीक, स्कोर सभी का मतलब अच्छा आ रहा है, ठीक है। ठीक, स्कोर लगभग मैं देख रहा हूँ 25 के आसपास तो सभी के बन रहे हैं। हाँ अच्छा सुमन, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। उर्दू का कैसे होगा? ओ उर्दू मुझको नहीं आती, ठीक। अगर आती तो मैं जरूर कराता आप लोगों के लिए। सर मेरे मौके में भी 100+ आ रहे हैं, पहली बार एग्जाम दूंगा। देखिए अगर 100+ अभी आ रहे तो उसको बढ़ाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट में कोशिश करिए 130 तक तो लाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। सर मेरे पापा की आईडी है ये, मैं पढ़ी हूँ, मेरा नाम नीलाक्षी है। सर मेरा सीटेट फर्स्ट कोई टॉपिक पढ़ी हूँ तो सब समझ में आता है, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ये दिक्कत होती है, जब मैंने बताया जब टीचर पढ़ाता है समझाता है तब मतलब आ जाती है समझ में। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आपके कमेंट भर गए। अब मिलता हूँ आपसे कल 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। हाँ बीपीएससी की क्लास आपकी रेगुलर एप्लीकेशन पर ही चल रही है, ठीक, उसकी रेगुलर चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ चलो ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।